स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आई एम योगेश अग्रवाल। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। राइट, लेट अस सी इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आज जितना भी हम काम करते हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो बेस्ड है। हम घर में अपना आज की डेट में मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, मैंने अपने मोबाइल को चार्ज किया है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। लाइट लगाई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से ही आ रही है, ये जनरेट होके। फैन चल रहा है, हम घर में टेलीविजन देखते हैं। मेडिकल क्षेत्र में जितने भी हमारे आज की डेट में मशीन्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ना, ये बेसिकली है क्या? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो ये क्या है? इट इज ए वन टाइप ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में ज्यादातर सब चीजें एनर्जी बेस्ड होती हैं, हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये आया कहां से? ये किस चीज से बना है? यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये आपने पढ़ रखा होगा, हालांकि बहुत सारे हमारे को क्लास 6 से ही बताया जाता है ये सब चीजों के विषय में। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जानते ही होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या मतलब होता है? तो देखो, हर चीज ना एटम से मिलकर बनी है, एटम्स। और एटम को अगर ध्यान से देखें तो इट हैज थ्री टाइप ऑफ पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, और ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ऑर्बिट्स। और आपको ये बात तो पता ही होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन स्पेशली, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स, दे हैव नो चार्ज। और ये आपको ये भी पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेसिकली, या जितने भी पार्टिकल आपको दिखाए हैं, इनके भी और भी इनसे माइन्यूट या इनके भी छोटे पार्टिकल्स और हो सकते हैं, बट दे कांट एग्जिस्ट, इसलिए हम इनको ही फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये प्लस है माइनस है, ये किसने बताया? ये किसी ने बताया नहीं। बेसिकली जब साइंटिस्ट लोग इस बात को शोध लगा रहे थे, रिसर्च वर्क कर रहे थे इसके ऊपर, तो दो टाइप के पार्टिकल्स उनको दिखाई दिए, इसका नेचर कुछ और था, इसका नेचर कुछ और था। तो क्या कहें, दो चीजों को प्लस या माइनस कह दिया तो वो देखने से पता चल जाता, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसके लिए इनका नाम प्लस और माइनस रख दिया। अब सोचो, अगर हम इसका नाम एक्स और वाई रख देते तो पता ही नहीं चलता ना विच इज पॉजिटिव विच इज नेगेटिव। इसलिए प्लस माइनस ही रख के डायरेक्ट उनको रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन ठीक है, एक बार जो फिक्स कर दिया उस कन्वेंशन के हिसाब से चलना है। तो ये फिक्स कर दिया हमने कि ये होते हैं वो सभी पार्टिकल्स। अब होता क्या है, कोई भी अगर हम एटम ले लें, एनी एटम, एनी एटम, तो नॉर्मली कोई भी एटम ऐसा होता है, उसके अंदर मान लो प्लस के 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जितने भी होने हैं, तो उसके नॉर्मली उसके बाहर जो है ना, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जितने न्यूट्रॉन उतने ही, सॉरी, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं कि अब इस एटम पे कैसा चार्ज होगा? दोनों ही प्रकार का चार्ज है। टोटल चार्ज कितना होगा? देखो, टोटल चार्ज इक्वल टू प्लस का 4 प्रोटॉन
एंड -4 इलेक्ट्रॉन, तो सब मिला के 0 चार्ज। मीन्स जितने भी हम आसपास अपने जो भी चीजें देखते हैं नॉर्मली, दे आर न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज, बिकॉज उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज that is equal, and when both are equal then they will cancel out the effect of each other, and what we can say is that atom is electrically neutral. What we can say, the atom is electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हम कह सकते हैं। चार्ज हर एक में होता है। अभी मैं अगर ऐसा पूछूं आपको कि बच्चों बताओ ये जो मार्कर है इस पर फिलहाल कितना चार्ज है, तो आप कह सकते हैं सर इसके ऊपर फिलहाल जो चार्ज है वो 0 चार्ज है। वाई? अब जबकि ये भी तो एटम से बना है और एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर भी हम कह रहे हैं कि देयर इज नो चार्ज। हम इसलिए कह रहे हैं नो चार्ज, 0 चार्ज इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रल है, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये इक्वेशन है। तो इसका रिजल्ट 0 आता है। तो इसके ऊपर चार्ज है, प्लस का भी है माइनस का भी है, लेकिन दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसल आउट हो जा रहा है। राइट। तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बनते कैसे हैं और वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो बात कर लेते हैं 2 मिनट में। देखते हैं। अब ये कोई कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर पहले कितने थे, +4 प्रोटॉन थे, -4 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो क्या बच गया, ए बचा। लेकिन अब इसके ऊपर +4 प्रोटॉन तो है ही, -3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, +1। तो ये रिप्रेजेंट होगा A+1, ये बन गया। और नाउ इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कह सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट था वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया बाय एलिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अब आप सोचेंगे कि प्लस को भी तो निकाल सकते थे, द आंसर इज नो, बिकॉज कैसे बना हुआ है देखो, +4 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 4 ही है या कुछ भी वो है। आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये जो है ना, ये बंद है, न्यूक्लियस में क्लोज्ड है, प्रोटॉन्स आर क्लोज्ड, enclosed, so they cannot be taken out, इनको बाहर नहीं ले सकते, ये अंदर बंद है। तो किसको बाहर ले सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, that can be taken easily out from an atom। तो हमने क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, सो फॉर चार्जिंग any particle or you can say object, we can transfer electrons. For charging any particle or object, we can transfer electrons only. और वो कैसा भी हो सकता है, इन और आउट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, इसके साथ में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये बन गया A-,
1 हो गया चार्ज। अगर हमने कोई ए एटम है उसमें से कई एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये बच गया ए प्लस। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और ये चार्ज करने की एक टेक्निक है, कई टेक्निक है बल्कि टाइप। अब इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट, एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसके 3 प्रकार होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, 3 तरह से इसको चार्ज किया जा सकता है। एक होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। तो ये तीनों प्रकार को हम अभी पढ़ लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखते हैं। पहला, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या है फ्रिक्शनल? आपने फ्रिक्शन का मतलब तो जाना होगा। फ्रिक्शन मतलब क्या कि जब अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में रखें और उसको रब करें, बस कांटेक्ट में रखें, और उसमें से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और दूसरा चलता हो उसके ऊपर रगड़ के हुए, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हैं जिधर उधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, दो अपने हैंड्स को अपन अक्सर क्या करते हैं, जब ठंडी के दिनों में हमारे को ठंडी लग रही है तो हम अक्सर दोनों को हाथों से रब करते हैं, दोनों हाथों को। और रब करने से क्या होता है? हीट क्रिएट होती है, क्योंकि हमें मालूम है फ्रिक्शन क्रिएट्स हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और हीट मिलने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दीजिए। ये एटम है, मान लो इसमें अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो पता है क्या स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स का काम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जब दो डिफरेंट काइंड के कोई चार्जेज एक दूसरे के नजदीक आते हैं, डिफरेंट है वो, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। और दोनों सिमिलर टाइप के होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते क्यों है न्यूक्लियस के? बिकॉज दे वांट टू, they are attracted by proton, you can say. The whole nucleus is positively charged and this is electron which is negatively charged. तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स इनको बाहर नहीं जाने देता, निकल के जाने नहीं देता। बट दे वांट टू गो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस दे आर नॉट एबल टू मूव आउटसाइड, बाहर जा ही नहीं पा रहे। जब बाहर नहीं जा पा रहे तो अब इनको किस चीज की जरूरत है? तो मैं अगर अपनी तरफ से चाहूं तो किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर ले जा सकता हूं। क्या करना पड़ा? मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ी। इसको हम अगर सपोर्ट दे दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, तो बाहर चला जाएगा। राइट? होता क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो हीट क्रिएट होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, बाहर चला जाता है। By getting some energy from outside, the electron must have, yeah, may have some extra energy which is necessary to going out, to moving out. That energy is given by friction and hence electron can move away. Right?
तो हुआ क्या फ्रिक्शन में, इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, heat develops, and due to this heat energy, due to this heat energy, electron from outermost orbit, outermost orbit may jump out from the orbit, from the orbit, ऑर्बिट से जंप करके बाहर आ सकता है वन इलेक्ट्रॉन। और अगर ये वन इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो नेट चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, जैसे अगर ए है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव बन गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए जो पहले न्यूट्रल था, ऐसा था, अब ऐसा बन गया एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। आप इसके एग्जांपल देखते भी होंगे, आपने अपनी बुक्स में कई बार पढ़ा होगा कि जब हम किसी सिल्क के कपड़े से कोई ग्लास रॉड को जब रब करते हैं तो आपने देखा होगा ना, दोनों भी चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये चलता रहेगा, ये आपके बहुत से एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप उनको पढ़ लीजिए। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा प्रकार जो है नंबर 2, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और नेगेटिव का चार्ज भी उतना ही है। तो देखो 5 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसको मुझे चार्ज करना है कंडक्शन से, तो हम दूसरी कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं इसके पास और टच कर देते हैं उससे। एक रॉड लाए जिससे माइनस का चार्ज है, सपोज उसको टच कर दिया। टच करने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव के चार्ज हैं इनके और पॉजिटिव चार्ज हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। हम ऐसा कह सकते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है और वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो दे विल मूव टू दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। या आप कह सकते हैं ऐसा भी हो सकता है, जब ये नजदीक आएंगे तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये रॉड तो यहाँ है, नेगेटिव 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 चार्जेस, और ये यहाँ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, और नेगेटिव 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 चार्ज दूसरे साइड चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। उसके बाद में एक या दो इलेक्ट्रॉन इधर इसमें चले आएंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों को अलग कर दो, तो 2 चले गए अगर, तो 3 बच गए, और यहाँ पे ना प्लस के यानी प्लस के 3 बचे सिर्फ और माइनस के 5 बच गए। जो माइनस के जितने थे उतने ही हो गए, -2 अंदर आने से 2 प्लस न्यूट्रल हो गए, सिर्फ बचे ऊपर से ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो -2 बन गया। तो टच करने से जो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, ड्यू टू दैट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ड्यू टू टचिंग ऑफ, ड्यू टू टेकिंग टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फिजिकली, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में फिजिकली टच करने से जो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, जो चार्ज ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज बॉडी बना सकते हैं, वो कंडक्शन है। तीसरा प्रकार देखते हैं फटाफट, दैट इज इंडक्शन।
थर्ड वन इज इंडक्शन। और ये इंडक्शन चार्ज क्या है, ये प्रोसेस क्या है वो मैं समझा दूं आपको। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ए है। फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लाए, ये देखो ऑब्जेक्ट लाए, टच नहीं किया, इस बार प्लस प्लस का लाते हैं, टच नहीं किया, दूर रखा है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, इसको टच नहीं किया। तो इस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑल नेगेटिव चार्ज विल कम लाइक दिस, ऑल पॉजिटिव चार्ज विल गो लाइक दिस। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो वो दूर भाग गए, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा तो नजदीक आ गए। अब हमने क्या किया, एक कोई और वायर लिया और उसको अर्थ कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ है ये वायर को। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो मूव हो गए, 2 चार्ज नीचे चले गए, अर्थ में चले गए। फिर हमने इस बॉडी को हटा लिया, बी को अलग, ये जितना था उसके ऊपर उतना ही रहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 5 है तो 5 ही रहे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो था दूर रख दिया हमने, इसको दूर रख दिया इस बार, दूर, तो इसमें 2 तो चले गए इलेक्ट्रॉन नीचे, तो अब बचे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन और 5 पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, A+2, ये बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज। जो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था दैट इज बिकमिंग नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसा चार्ज इलेक्ट्रिक का, जिसपे +2 चार्ज है, राइट। बस एक ही बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको कहीं किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई ट्रांसफर करने हैं तो एक ही चीज, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव करना है तो आपने प्रोटॉन्स उसके ऊपर ला के रख दिए, 2 प्रोटॉन्स नहीं ला सकेंगे, दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो इस तरीके से ये इंडक्शन का है प्रोसेस। अब ये जो चार्ज होता है ना, इसके बारे में कुछ बात पढ़ लेंगे अपन। ये जो चार्ज है ये कितना होता है, किसी तो एक्सपेरिमेंट से पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट मिनिमम पॉसिबल चार्ज is equal to charge of 1 electron, charge of 1 electron, इससे कम नहीं हो सकता। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो डिसाइड हुआ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यानी यहाँ पे ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज is represented by Q और स्मॉल q। आप देख रहे हैं कहीं पे भी Q लिखा है तो आप समझ जाओ वो इलेक्ट्रिक चार्ज है नॉर्मली। दूसरी बात क्या, इसका यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए मैंने वही लिखा, सी मतलब कूलम। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा -1.6, माइनस लग जाएगा सिर्फ। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, तभी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं वो। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे ही, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इक्वल टू प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसके लिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। नोट करते रहिए आप साथ साथ।
अब सवाल ये है कि 1 कूलम जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिला के। अभी आपको पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा था उसका चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का। लेकिन ये तो -19 बोलो, बहुत छोटा चार्ज है। इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट्स ए वेरी स्मॉल चार्ज, इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। तो 1 कूलम कैसे हम कैलकुलेट करें, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, ऐसा क्वेश्चन ही लिखते हैं ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर मेक 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला, हालांकि इसे हम क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। फॉर्मूला जिससे लिखा है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है वो? Q इक्वल टू एन ई। मतलब Q क्या है? चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, अब इसके तरफ से क्या आ गया? Q इक्वल टू एन ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N इक्वल टू Q अपॉन ई, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। Q के नीचे E लगाया तरफ। तो क्या है देखो, N इक्वल टू कूलम की जगह 1 कूलम चार्ज हमको दिया हुआ है ना, ये 1 कूलम चार्ज। टोटल चार्ज कितना बना है? 1 कूलम। तो Q की वैल्यू 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसे डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N क्या आ गया? ये 10⁻19 ऊपर जाएंगे, यानी 10 इंटू 10⁻18 लिख लें, 19 ही तो हो ऊपर जाके, डिवाइड बाई 1.6। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बनाने के लिए। यस, 6.25 इंटू 10⁻18। तो आंसर क्या आ गया इसका? 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18, इतनी बड़ी लार्ज नंबर में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? वी नीड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको जब एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा तो टोटल चार्ज उस जगह पर 1 कूलम हो जाएगा। वी नीड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग 1 कूलम। राइट, ओके। ये सब आप नोट करते रहिए साथ साथ। अब देखिए, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि हमारे पास 2 प्रकार के चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। एक चैप्टर को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरे चैप्टर को कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए पहले। अब चार्ज समझ चुके आप। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो कि ये कोई प्लास्टिक का एक 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 क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक का एक बार है, प्लास्टिक बार। तो स्टूडेंट, प्लास्टिक का जो बार होता है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं।
है ना, ये तो पता ही होगा ना। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर विच कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम इट। और इंसुलेटर क्या है? दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। यहाँ देखिए प्लास्टिक का बार है, ये कैसा है? इंसुलेटर। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। ऑल मेटल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जितने भी मैं आपको, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं, ये कंडक्टर हैं। रबर, ग्लास, कॉटन, प्लास्टिक, ये जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं, दे आर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है, यहाँ पे कोई माइनस के दो चार्ज रखे हुए हैं यहाँ पे। अब बताइए ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएंगे या नहीं? कभी आएंगे या नहीं? ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएंगे कि नहीं? तो आंसर इज नहीं, नो। क्यों नहीं हो? प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकते, इसलिए ये इधर ही रहेंगे। दे विल नॉट मूव एनीवेयर। हाँ, अगर मैं अपने हाथ को लगाया यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो जैसे ही मैं हाथ, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर, आप लोगों ने फील किया होगा, फाइबर चेयर होते हैं या फिर कुछ और चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपने टच किया तो कभी कभी करंट जैसा लगता है, झटका झटका बसता है। तो ऐसे केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्यों बैठा, आपको झटका क्यों बैठा, वो करंट का फीलिंग क्यों हुई आपको, ऐसा क्यों लगा करंट लग गया? बिकॉज वहां पे जिस जगह पर आपने हाथ रखा वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप ह्यूमन बॉडी है ना, इसलिए उसमें फ्लो हो गए, फटाक से एक बार फ्लो हो गए, दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे दोबारा चार्ज तो है ही नहीं ना। जो पहले से चार्ज थे वो फ्लो हो गए, और तो चार्ज नहीं है, इसके लिए वो चार्ज फ्लो हो गए, इसके लिए आपको करंट जैसा चीज लगा। फिलहाल कहीं जा रहे नहीं, ये चार्ज इधर ही रहते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, राइट। फिर मैं यहाँ पे एक और बार बना लेता हूँ। ये है, ये कॉपर वायर, कॉपर वार है, कॉपर बार। और स्टूडेंट अगर मैं इसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस रख दूं, दो इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो दे विल मूव एनीवेयर, ये मूव करेंगे इधर उधर, बिकॉज कॉपर इज ए कंडक्टर। तो व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्जेस कहीं मूव नहीं करते, चार्जेस रेस्ट में रह रहे हैं और उनकी स्टडी हम करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाम है ना स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कहीं नहीं जाना, स्टैटिक उसी जैसी स्टेट में है वैसी स्टेट में रहना, रेस्ट में है रेस्ट में रहना। अब यहाँ देखो चार्ज मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? चार्ज ऑन मूव। ये क्या कह रहे हैं अपन, ये इधर जा रहे हैं ना, तो व्हाट वी कैन से? चार्जेस आर मूविंग। और व्हेन चार्जेस आर मूविंग, that phenomena is called as, when charges are moving, that phenomena is called as current, electricity, electric current you can say, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोडायनामिक भी कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक मतलब मूवमेंट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोडायनामिक कहिए या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहिए, तो ये यही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते ही समझ जाओ चार्ज इज ऑन रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते ही समझ जाओ चार्जेस आर मूविंग, मूविंग चार्ज। और व्हेन चार्जेस आर मूविंग वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, राइट। तो वो एक डिफरेंस आपको समझते रहना चाहिए।
अब ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछे जाएंगे कि बताइए किसी ऑब्जेक्ट को, अब क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे, कैन बी ट्रांसफर 8 into 10 power minus 18 कूलम चार्ज। इतना चार्ज हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? कैन बी ट्रांसफर दिस मच ऑफ चार्ज। तो चेक करते हैं क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। देखिए टोटल चार्ज मतलब क्यू, 8 into 10 power minus 18 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ऑब्वियसली माइनस होता है, सिर्फ दिखाने के लिए है, काम तो हमको नंबर से ही करना है, इसके लिए हम कई बार माइनस नहीं लगाते। और हमारे पास है Q इक्वल टू एन ई, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q अपॉन ई। तो n इक्वल टू वॉट, Q कितना है 8 इंटू 10 पावर माइनस 18, ये कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, राइट। तो देखते हैं n इक्वल टू 8 अपॉन 1.6 इंटू ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर आएंगे तो 10 पावर माइनस 18 पहले से थे, यहाँ पे 10 पावर 19 और आ गए, तो प्लस और माइनस के हैं ये, हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1.6 तो यहाँ पे है ही जो हमारा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 पॉइंट माइनस 18 से माइनस 9 प्लस 19 में से एक बच जाएगा सिर्फ, इंटू 10 बचेगा, कैंसिल हो गए। आपको पता ही है ना इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये पावर जुड़ जाते हैं इसके, तो कितना आ गया 10 पावर 1, 10 पावर 1 मीन्स 10, तो वो लिखा मैंने। तो ये क्या हो गया 80 अपॉन 1.6, तो पॉइंट हटाया तो 10 लगेगा, 80, 50 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हम इतना चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। 50 हमारे को जो संख्या आई n इक्वल टू 50, तो ये पता चल गया इट इज ए इंटीजर, इट इज पॉसिबल, इंटीजर है या फिर पॉसिबल है। अगर जब पॉसिबल है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यस वी कैन ट्रांसफर 8 इंटू 10 पावर माइनस 18 चार्ज, इतने कूलम चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 की जगह पर 50.5 आता, 50.75 आता, कोई फ्रैक्शन आता, तो फिर वो ट्रांसफर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को ही तो ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कर सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता वो नंबर। अगर वो फुल इंटीजर आता है, एक पॉसिबल नंबर होता है, तो फिर उस हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हो। किसी भी अमाउंट को जब पूछा जाए तो आप उसको Q इक्वल टू एन ई से सॉल्व करके दिखा दीजिए। एन अगर एक इंटीजर आता है, कंप्लीट नंबर आता है, देन यू कैन ट्रांसफर। अब हमने अभी अभी क्या देखा, वो वहां पे जब था पॉसिबल कि जब दो सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको क्या कहते हैं हम, ऑपोजिट चार्जेस। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब ये तो पता चल गया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये देखो ना, फोर्स फोर्स। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फोर्स कितना होता है, ये जो फोर्स है ना कितना होता है, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। तो एक कैलकुलेशन करने के लिए हमको हमारे फिजिक्स में एक लॉ बताया गया है जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ, वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर
उसकी मदद से, उसमें जो फॉर्मूला निकलेगा उसकी मदद से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। योर हेडिंग इज कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम है मिस्टर कूलॉम। उन्होंने जो लॉ दिया उसको हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ के रूप में। तो कूलम्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर कोई चार्ज, सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू और एक और चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस क्यू, तो इसके बिल्कुल सेंटर से सेंटर को लाइन जो ज्वाइन करती है, उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? उस लाइन के अलोंग। ये है चार्ज 1 और ये है चार्ज 2। ये चार्ज 1 और वो चार्ज 2, और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक के बीच की डिस्टेंस r है, राइट। तो जब दो चार्जेस को हम r डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स जो लगता है उसकी कैलकुलेशन हम कूलम्स लॉ की तरफ से कर सकते हैं। तो क्या कहा इन्होंने? अकॉर्डिंग टू मिस्टर कूलम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ये Q1 और Q2 कह देता हूं मैं, चलो इनको। फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये हो गया इक्वेशन 1, राइट। दूसरी क्या बात बताई कूलम साहब ने? कि ये जो फोर्स है वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख देता हूं वो भी। नंबर 2, that force is inversely proportional to the square of the distance between charges। that is, क्या मतलब हुआ इसका? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर दें, अच्छा एक तीसरी बात और है हालांकि, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो फोर्स है ना वो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, कि उसके बीच में वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है, या कुछ और मीडियम है, गैस है किसी प्रकार की, या फिर वाटर है, इस पर डिपेंड करता है। तो लिख देते हैं, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस। और उसका कोई इक्वेशन तो नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं रहती उसके लिए, कैलकुलेशन नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन कैलकुलेशन नहीं है। तो ये सबसे हमको क्या पता चला वो मैं लिख रहा हूँ। हेंस व्हाट वी कैन से, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। फिजिक्स में जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वो कैसे आएगा देखिए, हेंस व्हाट वी कैन से, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon r², where K is proportionality constant। और इसकी वैल्यू टिपिकली जो होती है वो K इक्वल टू 1/4πε0 या एप्सिलॉन ऐसा बोला जाता है। और फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर वैक्यूम और एयर
इसकी वैल्यू पकड़ी जाती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू पकड़ी जाती है, और वो भी इसका यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो फाइनली क्या आ गया इसका मतलब ये, hence what we can say, force between two charge is F into 9 into 10⁻9 into Q1 Q2 upon R square। तो इस फॉर्मूले से हम दो कौन से भी दिए गए जो चार्जेज हैं उनके बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए आप ये को। ये 4 पाई एप्सिलॉन जो दिया हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन को हम परमिएबिलिटी या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, वो आप आगे के हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल तो आप ऐसा समझो फोर्स निकालना है, एयर में ही रखा होगा या वैक्यूम में रखा होगा, और एक के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 ही लगानी है आपको हर एक क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना है। आप जिस स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे हो 10वीं तक, 10वीं या उससे नीचे की कोई भी क्लास, उसमें 9 इंटू 10⁻9 इज सफिशिएंट, क्योंकि आपको मीडियम के ऊपर कुछ भी वो वेरिएशन क्वेश्चन में नहीं देते, वैसे ही आप 12th में पढ़ने वाले हो अदरवाइज, राइट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बस ये फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और थी जहाँ मैं नोट कर देता हूँ इधर ही, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, मतलब व्हाट वी कैन से पॉइंट चार्ज, मतलब ऐसा नहीं आप बड़े बड़े चार्ज लेके आ गए अब निकालो फोर्स, सिर्फ पॉइंट चार्ज। ये है एक चार्ज प्लस क्यू, और यह है दूसरा चार्ज प्लस क्यू, इसके बीच में फोर्स के लिए ये कूलम लॉ लग सकता है, बिकॉज दीज आर द पॉइंट चार्ज, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, इसके बीच में -1 माइक्रोकूलम, दो पार्टिकल रखे हैं और दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा निकालना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ए एंड बी। आसानी से कर पाएंगे इसको। देखिए ये चार्ज Q1 QA कहेंगे इसको, 2 माइक्रोकूलम, अब माइक्रो में तो चलेगा नहीं इसलिए इसको कन्वर्ट करो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आपको पता होना चाहिए 1 कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा होता है। तो हमने माइक्रो हटाया तो 10⁻⁻6 लगा दिया, राइट। सिमिलरली QB देखेंगे -1 माइक्रोकूलम, तो क्या होगा -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और बाकी डिस्टेंस तो मीटर में दिया ही हुआ है, तो लगा दो फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या आ गया, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू पहला 2 इंटू 10⁻6, दूसरा 1 इंटू 10⁻6, ये सिर्फ माइनस में है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो देखिए 9 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 10⁻6, 10⁻6 माइनस के 12, और ये है 9, तो 10⁻3, ये 9 और ये 12 डिवाइडेड बाई 10, 10 का स्क्वायर 100, तो -18 इंटू 10⁻3 अपॉन 100, राइट। ये 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, -18 इंटू 10⁻3 इंटू ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻2,
-18 इंटू 10⁻⁻5। और देखो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.8 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ गया -1.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है इन दोनों बीच में। यहाँ पे हमें आंसर में हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ये, 1 पॉइंट में हमें लेना पड़ता है। एक पॉइंट के पहले सिर्फ एक हमें डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट नहीं चलेंगे, तो इसलिए 2 डिजिट थे यहाँ पे, इसके लिए 1 डिजिट करके आंसर निकाला। दैट इज मोर करेक्ट आंसर। ये भी ठीक है, इट इज मोर करेक्ट। नोट कर लीजिए। अब कंपटीशन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको चार्जेस के बारे में ज़्यादा क्यों बताया, क्योंकि हम हमारे रेगुलर जो क्लासेस करते हैं स्कूल में या ट्यूशंस में कहीं पे भी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो बताते हैं, ओम्स लॉ बताएंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन कोई भी ना चार्जेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। इसके लिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। अब वो पूछ लेंगे ऐसा, फाइंड द, एक और क्वेश्चन ऐसा लिख देंगे, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स kept at a distance of 1 meter from each other। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप समझ जाइए, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। और इस पे चार्ज क्या होता है Q1 पे, 1.6 × 10⁻⁹ माइनस का। इसके ऊपर क्या होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम अब आसानी से आप निकाल सकते हो, और आप समझ गए हो कैसा फोर्स होगा। सेम चार्जेज है तो रिपल्सन फोर्स होगा दोनों के बीच में। तो लिख दो अब, तो क्या है आप समझ ही गए, ये Q1 है और ये Q2 है, 1 मीटर है, तो F विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रख दो, F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये देखो 10⁻⁹ -19 अपॉन 1 तो कुछ नहीं है, अब तो छोड़ देंगे उसको नीचे, क्योंकि ये जो पावर है वो सब ऐड हो जाएंगे, तो मैंने वही कर दिया है, ऐड ऐड ऐड। 9 इंटू 16 इंटू 16 2.56 है ना, 1.6 इंटू 1.6 क्या होगा, 16 16 जा 15 15 जा 225, 16 16 जा 256, तो दो पॉइंट्स के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 तो -38 हुआ, और 9 माइनस किए तो 10⁻⁻29 आ गया। यहाँ देखो 9 6 54 5 45 5 0 5 15 18 5 23 23.09 इंटू 10⁻⁻29। लेकिन बताया था ऐसा नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 2.304 इंटू 10, ये हो गया बराबर, इंटू 10⁻⁻29। तो ये क्या आ गया, 2.3, बाकी छोड़ देंगे, इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। दो इलेक्ट्रॉन जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं उनके बीच में इतना फोर्स होता है। राइट। और एक कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन, एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस Q1 रखा है, और यहाँ पे एक प्लस Q2 रखा है, राइट। तो दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। सपोज 1 न्यूटन या 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स is exerted by Q1 on Q2। Q1 Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, देखो ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, exerted by Q1 on Q2। Okay, now if a third charge is kept near to this system, then what will be the change in the force exerted by Q1 on Q2। मतलब क्या कि अब हम पहले तो ऐसे रखा हुआ था, सब सही था, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये ऐसा, ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये 10 न्यूटन का। और हमने क्या किया, एक यहाँ पे तीसरा चार्ज डालिए प्लस Q3 का, यही है ना। नाउ इफ ए थर्ड चार्ज इज कैप्ट, एक और चार्ज डालिए, तो अब इसका जो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? सोचिए सोचिए सोचिए। तो इसका मतलब ये हुआ, तीसरा चार्ज लाने से ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज इससे अपना जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके उधर कर लेगा, नहीं। ये जो थर्ड चार्ज है उसके ऊपर भी Q1 चार्ज लगाना शुरू कर देगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ये एक और फोर्स लगेगा। यहाँ से मान लो ये F1 था इतना, अब ये F2 उस पे लगेगा, ये इस पे भी लगाएगा, ऐसा समझ लो, ये इस पे भी लगाएगा, ये F3 फोर्स, ऐसा एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फोर्स था उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। जो ओरिजिनली जो फोर्स लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, तीसरा और कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर भी वो और फोर्स लगने लगेगा, लेकिन पुराने फोर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुराने फोर्स के ऊपर इफेक्ट तभी पड़ेगा जब हम इन दोनों की डिस्टेंस बढ़ा दें, घटा दें, या कोई चेंज करें। अगर वो दोनों चार्ज उतनी वो डिस्टेंस पर ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है उनको, तो तीसरे चार्ज आने पर भी पुराने फोर्स में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा, बल्कि तीसरे चार्ज की वजह से और फोर्स उसके ऊपर लगने लगेगा। लेकिन Q1 तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स डालेगा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 के ऊपर जो उनकी वैल्यू तो फिक्स है और डिस्टेंस फिक्स है, तो उतना ही फोर्स लगाएगा, तीसरे चार्ज के आने से उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आंसर में आया? हेंस वी कैन से नो इफेक्ट ऑफ थर्ड चार्ज ऑन फोर्स exerted by प्लस Q1 टू प्लस Q2, वो ऐसे ही रहेगा, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसके ऊपर और सारे क्वेश्चन जहां भी मिले वो करके देखिए। फिलहाल इस स्टैंडर्ड में जहां पे हम बात कर रहे हैं इसमें और ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के बारे में और पूछा जाएगा, जो मैं अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।